हेलो। मेरा नाम कुमार रवि है और इस टॉपिक में मैं आपको स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बताने वाला हूँ। दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन which comes under Unit 3. स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में हम क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, ये आपको मैं टेबल ऑफ कंटेंट में बताना चाहूँगा। पहले हमेशा की तरह हम व्हाट और व्हाई ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर व्हाट इज स्पीच रिकॉग्निशन, इसकी हिस्ट्री, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड स्पीच रिकॉग्निशन, टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन कितने तरह के होते हैं। ये चीज़ें व्हाट और व्हाई के अंदर कवर होंगी और उसके बाद हम हाउ एंड वेयर के साथ जाएंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। और जो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं उसकी आजकल एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ हो रही हैं। आइए फिर हम इस इंट्रोडक्टरी कोर्स के और अंदर जाते हैं और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज स्पीच रिकॉग्निशन? स्पीच रिकॉग्निशन एक ऐसा तरीका है जिससे कंप्यूटर्स हमारे बोले गए शब्दों को, वाक्यों को एनालॉग सिग्नल की तरह अपने माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए कैप्चर करता है, उसको स्टोर करके प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि हमने क्या-क्या शब्द या पूरे वाक्य बोले थे। अ, ये सिस्टम इनिशियली इतने तक ही था, बट रिसेंटली स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और अच्छे मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल्स के थ्रू इस एडवांस लेवल पे ले आया गया है कि आजकल स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स काफ़ी करेक्ट और काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम होम ऑटोमेशन, वॉइस बॉट्स, कार की कंट्रोल सिस्टम्स, डिक्टेशन, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। आपने अपने घरों पे तो देखा ही होगा कि द वे वी एज़ अ होल कंट्रोल योर फ़ोन, आप ओके गूगल बोलते हैं, आपका फ़ोन रिस्पॉन्ड करता है। हे सिरी बोलते हैं, आपके आईफ़ोन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। एलेक्सा है, फायर टीवी है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वॉइस कंट्रोल्ड। इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज़ हमने स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को एआई की मदद से विद डीप लर्निंग मॉडल्स एक एडवांस्ड और एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे अभी लाकर खड़ा कर दिया है। सो और इसके बारे में हम जानते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ी ही क्यों? व्हाई डू वी नीड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम? व्हाई डू वी नीड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम? हमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि भाषा जो है वो मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हम एक दूसरे से बात करके जो चीज़ें बता पाते हैं वो और तरीकों से बताना मुश्किल होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इसी गैप को ब्रिज करने के लिए बनाने की कोशिश शुरू की गई। अ, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनके लिए स्पीच का यूज़ करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है और ये स्पीच अगर कंप्यूटर स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा इक्विप्ड है, तो डिफरेंटली एबल्ड लोग भी इसको आसानी से यूज़ कर पाएँगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को हमारे देश में जैसे इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो लोगों को लिखना और पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई लोगों को नहीं आता है। तो अगर कंप्यूटर या आपका डिवाइस जैसे कि आपका एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन या आईओएस स्मार्टफ़ोन अगर स्पीच के ज़रिए आपसे बात कर लेता है आपकी भाषा में, तो ये उनके कंप्यूटर के यूसेज को बढ़ाना, उनकी लाइफ़ और बेटर करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। सो उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्पीच एकमात्र तरीका है कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का। सो दैट इज़ व्हाई स्पीच रिकॉग्निशन की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनफैक्ट अभी आपने देखा होगा अपने आस-पास, हमारे पास टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग
लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत ही जल्दी है, बहुत ही आसान तरीके से है। अ, तो उस अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ also very much required to get the speech recognition system in motion, because जैसे ही हम टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की जो सुविधा है लोगों तक पहुंच रही है, और जो लोग पहले लिखना पढ़ना नहीं भी जानते थे उनको भी अपने सिस्टम से, अपने फ़ोन से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। उस वजह से स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक ब्रिज बनकर आती है इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए। अब हम समझ गए हैं कि हमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कब आया, कैसे आया, इसके बारे में जानते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 1950 और 60 के दशक में इसमें कुछ डेवलपमेंट शुरू हुए थे। जैसे कि 1952 में 1952 बेल लैबोरेटरीज़ ने एक ऑड्रे सिस्टम को बनाया था, जो कि एक इंसान द्वारा बोली गई नंबर्स, ओनली नंबर्स, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, ओनली नंबर्स को पहचानता था जब वो इंसान माइक को यूज़ करते हुए नंबर्स ज़ोर से बोलता था। 10 साल बाद आईबीएम ने एक शू बॉक्स करके एक सिस्टम बनाया, जिसको जिसको 16 वर्ड्स इंग्लिश के समझ में आते थे। वो उन चीज़ों को सुनता था और रिस्पॉन्ड करता था अकॉर्डिंगली। उसके बाद पूरी दुनिया में कई सारे नेशंस ने कुछ हार्डवेयर्स बनाए, कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए जो साउंड और स्पीच को पहचानने की कोशिश करता था। बट जब 60s का जब एंड चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जो कि कुछ वर्ड्स और कुछ वॉवेल्स सपोर्ट करते थे। जो अभी तक आपने देखा होगा कि जो 50वीं और 60वीं का दशक है, वो कुछ लिमिटेड या फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स या कुछ कैटेगराइज्ड लैंग्वेज जैसे नंबर्स, इंग्लिश, इन चीज़ों पे काम कर रहा था। अब हम आते हैं अगले दशक में, जो कि 1970 का दशक है। 1970 के दशक में काफ़ी नए एडवांसमेंट्स हुए थे। जैसे कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डार्पा का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में, उसकी वजह से काफ़ी नए एडवांसमेंट्स देखने को हमें मिले थे। एक नोटेबल जो टेक्नोलॉजी थी, वो कार्ने मेलन यूनिवर्सिटी की हार्पी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम थी, जो बेसिकली 1000 वर्ड्स इंग्लिश के समझने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखता था। 1000 वर्ड्स इज़ ऑलमोस्ट एज़ सेम एज़ अ 3 year old वोकैबुलरी। एक 3 साल के बच्चे की भाषा के बराबर का भाषा समझने की कैपेबिलिटी रखता था ये हार्पी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। जो एक और सिग्निफिकेंट एरिया था, या जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट था जो हुआ था, वो है 1970 में बेल लैबोरेटरीज़ का एक ऐसा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो कि मल्टीपल वॉइसेस को पहचान कर अलग-अलग इंटरप्रेट कर पाता था। जो 1970 में जो अचीवमेंट्स थी आप देख पा रहे हो, एक बड़े इन्वॉल्वमेंट, एक बड़े डिफेंस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हुई, यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च लेवल पे इन्वॉल्वमेंट हुई, कॉर्पोरेट्स जैसे बेल लैबोरेटरीज़ ने भी इन्वॉल्व किया अपने आप को इसमें, और एक सिग्निफिकेंट आउटकम लेकर आए इस दशक में। अब हम देखते हैं अगले दशक में 1980 के दशक में क्या बड़े चेंजेस स्पीच रिकॉग्निशन में आए। जो 1980 का दशक था, वो काफ़ी एडवांसमेंट लेकर आया था। जो स्पीच रिकॉग्निशन की जो वोकैबुलरी थी, जितने वर्ड्स पहले हम पहचान पा रहे थे पिछले दशक में, कुछ 100 वर्ड्स से वो कुछ थाउजेंड्स वर्ड तक 1980 के दशक में पहुंच गया था। जो 1980 के दशक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो एक स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल था, जिसको हम लोग हिडन मार्कोव मॉडल बोलते हैं, HMM। ये हिडन मार्कोव मॉडल ने एक तरह का स्पीच रिकॉग्निशन में
एक तरह का ब्रेक थ्रू लेकर के आया था। सो क्या है ये हिडन मार्कोव मॉडल? अगर इसे मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाना चाहूँ तो हिडन मार्कोव मॉडल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारी स्पीच रिकॉर्ड होती है उसकी एनालॉग एनालिसिस एंड और अ, उन चीज़ों पे पूरी तरह से डिपेंड ना हो करके जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं या जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, साउंड के जो पैटर्न्स आ रहे हैं, उससे अगले वर्ड क्या-क्या हो सकते हैं, उनकी क्या-क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और वो कितने सिमिलर साउंड करते हैं उन प्रोबेबिलिटीज़ से बेस्ड ऑन द एनालॉग मॉडल्स, उसके ऊपर ये चीज़ काम करती थी। तो हिडन मार्कोव मॉडल के आने के बाद अ, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में काफ़ी एडवांसमेंट आने शुरू हो गए बिकॉज़ जो वर्ड्स पहचानने की लिमिट थी इंसानों के वर्ड्स और लैंग्वेजेस जो पहचानने की हमारी लिमिट थी कंप्यूटर में, वो एक तरह से हट गई। कुछ हज़ार वर्ड्स पहचानने की लिमिट आ गई थी। हिडन मार्कोव मॉडल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसकी मैथ्स और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाउ इट वर्क्स इज़ गिवन ओवर देयर। For this introductory lesson, I would like to skip on that. So you can go and read online on the hidden Markov model. जो 1980 के दशक का जो मेन पॉइंट था वो HMM था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट दशक में 1990 के दशक में और देखते हैं कि यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए क्या-क्या बेटर हुआ था और क्या-क्या नई चीज़ें आई थी। जो 1990 का दशक रहा है वो पर्सनल कंप्यूटर्स लोगों के पास आने शुरू हो गए थे उस दौरान, जिसकी वजह से लोगों का कंप्यूटर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ना शुरू हो गया। लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ऑफिसेज़ और अ, बाकी कॉर्पोरेट कामों में शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो कुछ सॉफ्टवेयर्स थे जो कि जैसे ड्रैगन डिक्टेट उस टाइम का काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर था जो कि जब आप अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप बोल देते थे और वो आपकी भाषा को समझकर उस डॉक्यूमेंट को लिख देता था। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स काफ़ी आने शुरू हो गए थे। जैसे ड्रैगन डिक्टेट जैसे जो सॉफ्टवेयर्स थे, उसमें वो आपसे अराउंड 5 से 10 मिनट कुछ चीज़ें पढ़वाते थे और उसको पढ़ने के बाद वो एक मॉडल बना लेते थे बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल्स व्हिच आई टॉक्ड अबाउट और उसके ऊपर फिर वो आपकी भाषा को समझने की कोशिश करके आप जो भी बोल रहे होते थे माइक के ऊपर, उसको वर्ड फाइल में या फिर किसी भी जगह पे लिखना शुरू कर देते थे, जैसे-जैसे आप बोल रहे होते थे। डिक्टेशन एक तरह से वो लेना शुरू कर देते थे। तो 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर्स लोगों के पास आए, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स फेमस होने शुरू हुए बिकॉज़ प्रोसेसर्स की स्पीड बढ़ गई, चीज़ें और अच्छी होने लग गईं। अ, इस तरह की कुछ और इम्प्रूवमेंट्स दो 1990 में आई थी जैसे बेल साउथ ने एक वॉइस पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था वीएएल नाम से, जो कि डायल इन जैसे अभी हम कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करते हैं उस तरह का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम था जहाँ पे आप नंबर्स दबाने की बजाय आप उनको बोल सकते थे कि मुझे सपोर्ट से बात करनी है या मुझे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाना है। तो इस तरह के सिस्टम्स जब आए थे तो वो वाइडली और बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए और कमर्शियलाइज़ भी हुए थे। तो 1990 का दशक एक तरीके से चीज़ों की कमर्शियलाइज़ेशन पे क्योंकि सिस्टम्स बनने शुरू हो गए थे, प्रोसेसर्स फास्टर हो गए थे, तो इस तरह की वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स पे काफ़ी काम भी हो रहा था और इन चीज़ों को कमर्शियलाइज़ करना शुरू किया जा रहा था। तो ये डेकेड एक तरह से जो 1990 का डेकेड है, जो दशक है, वो बेसिकली जो अभी हम देख पा रहे हैं, एक तरह का फ्लॉलेस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, वो जो दशक था, वो अभी के दशक का एक तरह का प्रीकर्सर बन गया था। अ, अभी दो नेक्स्ट जो दशक है 2000 नया मिलेनियम जब आया था, वो कैसा रहा? आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। 2000 वाले दशक में ऑलरेडी स्पीच रिकॉग्निशन ने उसके पहले 80% की एक्यूरेसी अ, स्थापित कर ली थी। बट इस दशक में कुछ खास हुआ नहीं जब तक गूगल ने अपने वॉइस सर्च को लॉन्च नहीं किया। चूँकि वो एक ऐप के रूप में लॉन्च हुआ था, तो गूगल ने एट द एंड ऑफ 2000s के आसपास
तो गूगल ने काफ़ी डेटा जो उसने ऑलरेडी अपने सर्च की वजह से, अपने वॉइस सर्च की वजह से जो बोलने पे आपके वो डेटा को कलेक्ट करता था और उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करता था। जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी थी गूगल के इंग्लिश वॉइस सर्च की, वो काफ़ी अच्छी हो गई थी और अ, वो 230 बिलियन वर्ड्स को इंक्लूड करती थी एज़ अ डेटा सेट टू बी ट्रेन्ड ऑन, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी का जो रेट है काफ़ी हाई चला गया था। अ, इसके अलावा जो अगला दशक है 2010 का, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े जायंट्स ने जैसे आईबीएम, गूगल, अ, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े अ, दिग्गज कंपनियों ने, टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने-अपने असिस्टेंट्स और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स बना लिए थे। चूँकि कंज़्यूमर के पास डिवाइसेस बढ़ते जा रहे थे, हम जैसे कंज़्यूमर्स, आप जैसे कंज़्यूमर्स के पास डिवाइसेस बढ़ते जा रहे थे, तो स्पीच रिकॉग्निशन के लिए जो ट्रेनिंग डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसका कलेक्शन की भी रेट बढ़ती जा रही थी और इन बड़ी टेक कंपनियोज़ ने काफ़ी कम एरर रेट के साथ अपनी असिस्टेंट्स और अपने स्पीच रिकॉग्निशन बॉट्स बनाने शुरू किए और रिलीज़ करने शुरू किए मार्केट में। करंटली आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल में से सबसे कम एरर रेट जिसका है वो है गूगल का, जो कि 4.9% है। आप लोग जब ओके गूगल बोल के अपने फ़ोन से गूगल से चैट करते हैं, वॉइस चैट करते हैं और उसको कुछ बोलते हैं कि ये गाना बजा दो या अ, लाइट ऑन कर दो या मुझे मेरे घर का रास्ता दिखाओ। तो ये चीज़ें गूगल पहचान कर वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए आपकी हेल्प करता है। तो हमने हिस्ट्रीज़ तो देख ली हैं कि क्या कैसे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इस स्टेट में पहुँच पाया जिस स्टेट में अभी वो आपके हाथों में है और आपके इर्द-गिर्द है। अभी अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास फ़ोन पे, आपकी गाड़ी में, अ, व्हेन यू टॉक ऑन द फ़ोन, व्हेन यू इट्स बेसिकली एवरीवेयर। जब आप अपनी टीवी भी देखते हैं तो कई बार फायर टीवी के थ्रू आप अमेज़न एलेक्सा से बात करते हैं और उसको अपनी पसंद की मूवी चलाने को बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वॉइस रिकॉग्निशन में काफ़ी आ गई हैं। इवन आजकल अ, दफ़्तरों में लोग वॉइस रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, टाइप करते हैं, डिक्टेट करते हैं और वो एरर रेट चूँकि काफ़ी कम है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती जा रही है। सिंस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डेटा, हार्डवेयर काफ़ी चीप हो गया है और काफ़ी रेडीली अवेलेबल है, जो वॉइस रिकॉग्निशन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर आपको वॉइस रिकॉग्निशन आगे जा कर के एक प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ योर डिवाइसेस हो जाए। अभी भी आप अपने फ़ोन से ओके गूगल या हे सिरी करके बात करते हैं। अ, हो सकता है कि ये आगे जा कर के द ओनली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपके डिवाइस से हो जाए। इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्यूचर, देखते हैं क्या होता है। अ, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर, जहाँ पे आप ये समझने की हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, टाइप्स ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन 3 होते हैं, स्पीकर इंडिपेंडेंट, स्पीकर डिपेंडेंट और स्पीकर अडैप्टिव। स्पीकर इंडिपेंडेंट जैसे कि नाम से लग रहा होगा, कोई भी इंसान इस तरह के स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर सकता है। ये इस हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है कि इसके लिए किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने आवाज़ या अपने हिसाब से। अ अ, बिना किसी मतलब बाकी सिस्टम्स में आप देखोगे कि आपसे एक पेज पढ़ने को बोलते हैं या फिर अडैप्ट करने को बोलते हैं। वो स्पीकर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स में नहीं होता है। सो बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन इज़ द मेन concept of speaker independent systems and not voice recognition. स्पीकर डिपेंडेंट सिस्टम इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे मोस्टली वॉइस रिकॉग्निशन अलोंग विद स्पीच रिकॉग्निशन होती है, जिसमें स्पीकर डिपेंडेंट सिस्टम बेसिकली एक सिंगल पर्सन के वॉइस पे अडैप्ट होता है, जिसके लिए हो सकता है उस पर्सन से अपने को एक दो पेजेस या पैराग्राफ्स
या डिफरेंट टाइप के सिलेबल्स पढ़ने को बोला जाए, ताकि वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इस पर्सन की आवाज़ पे ट्रेन हो पाए। जो लास्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड तरीके की स्पीच रिकॉग्निशन होती है वो है स्पीकर अडैप्टिव। स्पीकर अडैप्टिव बेसिकली शुरू होता है एक स्पीकर इंडिपेंडेंट सिस्टम के थ्रू, जिसमें कोई भी उससे बात करना शुरू करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात होती जाती है वैसे वैसे डेटा कलेक्ट करते हुए उसकी जो उससे बात कर रहा है उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके वर्ड्स, उसके तरीके, उसके बोलने के तरीके, सब कुछ को लर्न करते हुए, डीप लर्निंग या एआई के थ्रू लर्न करते हुए वो अपने आप को उस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना शुरू कर देता है। बहुत सारे जो मॉडर्न स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं, जैसे गूगल एलेक्सा, सीरी एक्सेट्रा, ये सारे इसी स्पीकर अडैप्टिव मॉडल पे काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है। विल जस्ट सी एन ओवरऑल व्यू एज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन। आई विल जस्ट शो यू अ स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, हाउ इट actually works in the next slide. How speech recognition systems work. जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे, किसी माइक को यूज करते हुए पहले सिस्टम्स के अंदर वॉइस इनपुट जो हम बोल रहे हैं वो सिस्टम एज एन एनालॉग सिग्नल लेता है और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब वो जो एनालॉग और डिजिटल का जो कन्वर्जन है वो होने के बाद हमारी जो डिजिटल वॉइस प्रिंट है वो बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल और एक अकॉस्टिक मॉडल में जाती है। क्या मतलब है इसका अकॉस्टिक मॉडल और लैंग्वेज मॉडल का? हर एक लैंग्वेज के बोलने के तरीके होते हैं, उसमें कुछ सिलेबल्स होते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे पी, बी, डी, टी इन इंग्लिश वर्ड्स, आप जब किसी से बात भी करते हैं तो कई बार आपको बोलना पड़ता है बी एज इन बॉल, पी एज इन पैरट, सो दैट सामने वाला अच्छे से समझ पाए। तो इसी चीज़ को तोड़ने के लिए और बेटर समझने के लिए कंप्यूटर एक एकॉस्टिक मॉडल का यूज़ करता है, विच इज़ अगेन अ मैथमेटिकल मॉडल थ्रू विच इट ट्राइज एंड अंडरस्टैंड्स द डिफरेंसेस इन सिलेबल्स एंड द वे यू स्पीक अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड। सिमिलरली लैंग्वेज मॉडल क्या होता है? लैंग्वेज मॉडल बेसिकली किसी भी लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट समझाने की कोशिश करता है। किसी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, उसका ग्रामर क्या होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, प्रोनाउंसिएशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज मॉडल में होती है। एक एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो रिकॉग्नाइज स्पीच एंड रिकॉग्नाइज स्पीच सुनने में एक जैसा लगता है, तो एकॉस्टिक मॉडल इसको अलग कर पाएगा और लैंग्वेज मॉडल इससे सेंस बना पाएगा। तो ये दोनों मॉडल्स काम करने के बाद अपने आउटपुट को एक स्पीच इंजन में डालते हैं, और स्पीच इंजन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और HMM मॉडल्स और इस तरह के डीप लर्निंग और AI मॉडल्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू वो इन चीज़ों को पहचानता है, जो हमने बोला है, उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करता है, और स्क्रीन पे दिखाना या आपका अगर असिस्टेंट है, फ़ोन है तो फ़ोन पे दिखाना या बोलना वापस, ये चीज़ें करता है। अगर कोई चीज़ मान लो इस जगह पे हमने जैसे रिकॉग्नाइज स्पीच बोला और लैंग्वेज मॉडल से गलती हुई और स्पीच इंजन से गलती हुई और उसने रिकॉग्नाइज बीच सुन लिया, तो हम उसको डिलीट करेंगे या फिर बताएंगे कि ये सही नहीं है। उसके ऊपर फीडबैक जनरेट होता है और वो फीडबैक एज अ ट्रेनिंग डेटा, एज अ ट्रेनिंग वैल्यूज हमारे स्पीच इंजन के पास और लैंग्वेज मॉडल के पास चली जाती है, ताकि आगे से जब हम रिकॉग्नाइज स्पीच बोले तो ज़्यादा चांसेस हो कि वो रिकॉग्नाइज स्पीच ही सुने अदर देन रिकॉग्नाइज स्पीच। तो ये आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक ओवरऑल एक छोटा सा एक ब्रॉड और एक मैक्रो व्यू है कि एक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है। ये डीप में जाएंगे तो इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि आप अगर इंटरनेट पे अगर आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो आप इंटरनेट में जा कर के देख सकते हैं। ये काफ़ी वास्ट फील्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है आप लोगों के लिए। सो इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू गाइस कैन गो ऑन ऑनलाइन
and try searching about the best language models, the best acoustic models, how these things work, in a separate way, how these feedback loop is generated, how feed forward works, and everything. You can actually go and look into it, and it'll be really exciting. It will be really exciting for you guys to go and understand this in more detail. अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। हमने ये सीख लिया कि स्पीच रिकॉग्निशन एक मोटे-मोटे तरीके से काम कैसे करता है। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन पे। स्पीच रिकॉग्निशंस के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा। देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक वॉइस डायलिंग। आप अपने फ़ोन को उठाकर बोलते हो कॉल माय डैड, कॉल वैभव, तो वो उसको समझता है, आपके कॉन्टैक्ट से पढ़ता है और उसको डायल करवा देता है। तो एक्शंस, वॉइस डायलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। डिक्टेशन, जैसे आपको कुछ फॉर एग्जांपल आपने एक किताब है जिसको पढ़ के आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना है। आप स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए उसको पढ़ सकते हो और आपके सामने वो वर्ड में, एमएस वर्ड में टाइप होती रहेगी। तो डिक्टेशन, और कई सारे ऑफिसेज़, कंपनीज़, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में स्पीच रिकॉग्निशन बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ किया जाता है। एरोस्पेस, जिसमें नासा और तरह की स्पेस एजेंसीज़ स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए अपने रोवर्स को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि मार्स रोवर जो नासा ने लॉन्च किया था, वो स्पीच रिकॉग्निशन से ही कंट्रोल हो रहा था। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो आप देखोगे और आप नीचे से अगर उसके सबटाइटल ऑन कर देते हो, तो यूट्यूब आपको स्पीच जो वीडियो में बोला जा रहा है वो पढ़ के, वो समझ के, स्पीच रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए उसको समझता है और नीचे सबटाइटल देना शुरू कर देता है। सो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। किसी लैंग्वेज बैरियर में अगर जैसे कोई ऐसा इंग्लिश का या फिर फ्रेंच भाषा में कोई अगर वीडियो है जिसका मैंने इंग्लिश सबटाइटल ऑन कर लिया है, तो यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन की मदद से वो फ्रेंच समझ रहा है और मशीन ट्रांसलेशन यूज़ करते हुए वो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके या हिंदी में कन्वर्ट करके हम लोगों को दिखा पा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छे तरीके से ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है स्पीच रिकॉग्निशन की वजह से। One of the most interesting aspect of speech recognition is home automation. मैं अगर बताऊँ तो मेरे खुद के घर में कुछ लाइट्स हैं और कुछ एसी और फैन्स हैं जिसको मैं अपने एलेक्सा से और गूगल होम से कंट्रोल कर लेता हूँ। जस्ट बाय सेइंग कि ओके गूगल टर्न ऑन द एसी ऑन 23 डिग्रीज, तो वो मेरे लिए एसी ऑन करके 23 डिग्री पे सेट कर देता है। सो होम ऑटोमेशन, कार एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, बहुत तरीके की चीज़ें स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा की जा सकती हैं। स्पीच रिकॉग्निशन का ये इंट्रोडक्टरी सेशन इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा हो और आपको आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में जग पाया हो, क्योंकि इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल इनफिनाइट हैं। आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हैं, अच्छी और नई चीज़ें बना सकते हैं। क्या पता आयरन मैन की जार्विस आप में से किसी एक के हाथों बनने लिखी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।